बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर ऑफ क्रेडिट में आज की एलसी है यू पास, UPAS। यू फॉर यूजेंस, P फॉर पेएबल, A फॉर एट और S फॉर साइट, यानी कि यूजेंस पेएबल एट साइट, या इसको कह लें कि यूजेंस पेमेंट एट साइट। कि एलसी यूजेंस होगी लेकिन जब उसकी पेमेंट एक्सपोर्टर को मिलेगी तो वो एट साइट होगी, यानी एक्सपोर्टर फ़ौरन पेमेंट ले लेगा जब भी वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा एट साइट बेसिस पे। और लेकिन एलसी यूजेंस होगी, जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो भी यूजेंस के होंगे, लेकिन पेमेंट उसको मिल जाएगी जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा। तो अब ये किस तरह से होगा, इसके दो तरीके हैं। नंबर वन, जो एट साइट पेमेंट होगी वो एलसी ओपनिंग बैंक भी कर सकता है, और जो एट साइट पेमेंट होगी वो नेगोशिएटिंग बैंक भी कर सकता है। तो दोनों बैंक के पास ऑप्शन होती है कि वो एक्सपोर्टर को एट साइट पेमेंट कर दे, और इंपोर्टर से जो पेमेंट मिलनी है उसको यूजेंस की जो टर्म है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज या व्हाट्सएवर आगे भी हो सकती है, तो वो पेमेंट उतने दिनों बाद इंपोर्टर बैंक को पे करेगा। तो अब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट में ही हो जाएगा, यानी जब भी एलसी खोलेगी तो उसी वक्त डिसीजन करना पड़ेगा कि टर्म ऑफ पेमेंट क्या है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एलसी एट साइट खोल लें और पेमेंट यूजेंस पे चली जाए कि जी यूजेंस पेमेंट होगी, या यूजेंस एलसी खोल लें और कहेंगे जी एट साइट पेमेंट कर दें। तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन जो भी करना है आपको बिफोर ओपनिंग ऑफ एलसी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो कंट्रैक्ट आएगा उसमें लिखा हुआ है कि ये यू पास एलसी होगी, और जो एलसी खुलेगी उसमें भी लिखा हुआ है कि ये कौन सी एलसी है, ये एलसी एट साइट है, ये यूजेंस एलसी है, या यू पास एलसी है, या ट्रांसफरेबल एलसी है। जो भी है वो एलसी ओपनिंग के टाइम ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जब आप यू पास एलसी खोलेंगे तो अब ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कि जी इसकी जो एलसी तो यूजेंस खुलनी है वो तो इंपोर्टर की तरफ से है, लेकिन इसकी जो एट साइट पेमेंट है वो कौन करेगा। अगर तो पॉसिबल है कि एक्सपोर्टर मान जाए कि जी मैं अपने नेगोशिएटिंग बैंक से इसकी एट साइट पेमेंट ले लूँगा, आप यूजेंस एलसी यू पास एलसी खोल दें, या इंपोर्टर कहे कि मैं अपने बैंक से बात कर लेता हूँ तो वो इसकी एट साइट पेमेंट कर देगा और एलसी आपको यू पास मिलेगी। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर इंपोर्टर का बैंक जो एलसी ओपन कर रहा है उसने पेमेंट करनी है तो इंपोर्टर उसको पहले से एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा कि जी मुझे एलसी के इक्विवेलेंट अमाउंट का एक लोन सैंक्शन कर दें जो आपके पास पड़ा रहेगा, और जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स आएंगे इस एलसी के तो आप उन डॉक्यूमेंट को इस लोन के अगेंस्ट पे कर दें, और उसका जो डॉक्यूमेंट्स का ड्राफ्ट होगा वो मैं आपको एक्सेप्टेंस दे दूंगा, और उसकी पेमेंट मैं आपको उतने दिन बाद करूंगा जो उसके ऊपर डेज मेंशन होंगे। तो वो जब उतने दिन बाद पेमेंट करेगा तो वो उस लोन के अगेंस्ट पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी, उसका लोन ख़त्म हो जाएगा और पेमेंट उस लोन के अगेंस्ट चली जाएगी, जबकि बैंक उस लोन के अगेंस्ट पेमेंट पहले ही एक्सपोर्टर को कर चुका होता है। तो इसको कहेंगे यू पास एलसी, और ये पेमेंट होगी इंपोर्टर के बैंक से। नंबर दो, दूसरी सूरत ये है कि जब एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट नेगोशिएट करवाता है अपने बैंक से तो वो वहीं पे नेगोशिएटिंग बैंक से रिक्वेस्ट करे कि जी इसकी पेमेंट आप मुझे एट साइट कर दें। ये डिस्काउंटिंग भी होती है कि डॉक्यूमेंट डिस्काउंट करवा लीजिए जो भी यूजेंस एलसी के होंगे। तो उसी तरह का एक प्रोसेस है कि बैंक को एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स दिए और उसको डिस्काउंट करवा लिया, या यू पास एलसी है तो उसने रिक्वेस्ट की कि जी आप इसकी पेमेंट एट साइट मुझे कर दें, और जितनी दिन का इसमें टेन्योर लिखा हुआ है कि पेमेंट 60 डेज़ के बाद होगी, तो वो जो 60 डेज़ के बाद पेमेंट होगी वो पेमेंट जो आपने मुझे करनी है, और 60 डेज़ का जो क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट है वो आपको इंपोर्टर पे कर देगा। तो इस तरह से नेगोशिएटिंग बैंक भी एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। लेकिन ये दोनों सूरतें, बैंक ओपनिंग बैंक पेमेंट करता है या नेगोशिएटिंग बैंक करता है, ये उसी वक्त होगी जब एलसी यू पास होगी। मतलब ये एक क्वेश्चन था अमीन अफजल साहब का कि जी अगर एलसी एट साइट होती है और वो शिपमेंट उसकी आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और इंपोर्टर के पास पेमेंट नहीं है, तो क्या वो यूजेंस में कन्वर्ट हो सकती है? तो उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। मतलब जब डॉक्यूमेंट्स
शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाएं और बैंक लेके बैठा हो कि जी पेमेंट दें, तो उस वक्त वो कहे इम्पोर्टर के जी यूजेंस पे कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से टर्म ऑफ पेमेंट बाद में चेंज नहीं हो सकती। वैसे भी उस वक्त तक एलसी एक्सपायर्ड हो चुकी होती है जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं। शिपमेंट डेट और एलसी ऑलमोस्ट दोनों एक्सपायर्ड हो चुके होते हैं। तो लेकिन एक ये जो मीन साहब का क्वेश्चन है कि अगर डॉक्यूमेंट साइट के आते हैं और इम्पोर्टर के पास पेमेंट नहीं है, तो नंबर एक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक के पास कुछ मार्जिन होता है। वो 100% भी हो सकता है या वो कुछ प्लेज हो सकती है, कोई चीज़ जिसके अगेंस्ट उसने एलसी खोली थी। तो इम्पोर्टर बड़ा इजीली कोई भी बैंक से लोन क्रिएट को आ सकता है। अगर उसने 100% कैश मार्जिन दिया हो तो तब तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैश मार्जिन नहीं है, उसकी कोई लिमिट थी एलसी की, उसने कुछ पीछे प्लेज करवाया हुआ जिसकी बेस पे लिमिट है, तो तब भी इम्पोर्टर बैंक से कुछ उतनी अमाउंट का लोन सैंक्शन करवा सकता है। जैसे अगर कोई 2, 4, 5 लाख की एलसी हो और मुझे ज़रूरत पड़ गई है, तो मेरे जैसा गरीब बंदा भी बड़ी आसानी से पर्सनल लोन ले लेता है, 2 दिन में बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के मिल जाता है। तो आप इस तरह से अपनी एलसी एट साइड को पे कर सकते हैं किसी भी लोन के अगेंस्ट जो आपको बैंक दे सकता है। और दूसरा ये है कि आप इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले यूजेंस एलसी जो पेएबल एट साइट है उसके ऊपर जा सकते हैं, तो तब भी आपको आसानी होगी। मार्कअप तो आपने हर हाल में देना है। देखें, जो यूजेंस एलसी के ऊपर इंटरेस्ट होगा जितने दिन में उसमें इन्वॉल्व है, 30 डेज 60 डेज, तो उतने दिन का मार्कअप तो आपको पे करना ही पड़ेगा। वो मार्कअप आप एक्सपोर्टर को दें, वो मार्कअप आप नेगोशिएटिंग बैंक को दें या एलसी ओपनिंग बैंक को दें, जिसको भी देंगे वो तो हर हाल में देना पड़ेगा, क्योंकि एलसी एट साइट पे रेट कम होता है, यूनिट प्राइस कम होती है, और यूजेंस एलसी में जितने दिन इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना रेट उसका यूनिट प्राइस बढ़ती जाएगी। तो वो जो यूनिट प्राइस बढ़ती है, अगर वो एक्सपोर्टर की फाइनेंसिंग हो रही है, एक्सपोर्टर अपने पैसे लगा के 60 डेज़ का क्रेडिट दे रहा है, तो फिर यूनिट प्राइस एक्सपोर्टर अपनी साइड पे बढ़ा लेगा। और अगर उसने अपने नेगोशिएटिंग बैंक से लोन लेना है, तब भी वो अपने एंड पे यूनिट प्राइस बढ़ा के, तो अपनी रकम प्लस जो बैंक ने उससे मार्कअप लेना है उतने दिन का, जितने दिन वो अमाउंट आउटस्टैंड रहनी है, तो उसका मार्कअप डाल के तब वो अपनी यूनिट प्राइस फिर भी ऊपर चली जाएगी। और अगर वो एलसी ओपनिंग बैंक देगा तो तब भी इंपोर्टर को पे करनी पड़ेगी पेमेंट, लेकिन वो एक्सपोर्टर से कहेगा कि भी आपकी एलसी एट साइट का रेट ये है और मेरे बैंक ने जो इसको यूजेंस का जो मार्कअप लेना है वो कैलकुलेट करके आप इसके ऊपर डाल दें यूनिट प्राइस के ऊपर, उसका परफॉर्मा इनवॉइस भेजें, तो मैं आपको एलसी दूंगा यूजेंस, लेकिन आपको पेमेंट हो जाएगी एट साइट। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इंपोर्टर एट साइट क्यों नहीं एलसी खोल देता। तो ये उस वक्त होता है इस तरह का प्रॉब्लम जब इंपोर्टर के पास एलसी एट साइट की लिमिट ना हो, यूजर्स की लिमिट अवेलेबल हो। दूसरा उसको ये पता हो कि जी नेक्स्ट जब तक इसकी शिपमेंट होनी है तो मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो यूजर्स पेएबल एट साइट पे चला जाएगा कि एलसी भी खुल जाएगी उसकी आसानी से, क्योंकि उसके पास यूजेंस की लिमिट अवेलेबल है, और उसकी पेमेंट भी डिसाइड हो जाएगी कि वो नेगोशिएटिंग बैंक दे दे या एलसी ओपनिंग बैंक दे दे, तो उतने दिन का जो मार्कअप होगा वो उसके ऊपर इंपोर्टर पे कर देगा। और समटाइम एक्सपोर्टर भी कर सकता है। अगर एक्सपोर्टर को अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो मार्कअप अपने ज़िम्मे ले लेगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट तो सेल हो ना, चलो प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए। और अगर इंपोर्टर इंटरेस्टेड है उसकी प्रोडक्ट में तो फिर इंपोर्टर पे कर देगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है, सेल करने वाले को सेल करने की ज़रूरत है या इंपोर्ट करने वाले को ख़रीदने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी मार्केट में किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उस वक्त जो परचेज़ करने वाला होता है यानी कि इंपोर्टर, तो वो इंटरेस्टेड होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लूँ, ले लूँ, ख़रीदूँ और स्टोर कर लूँ ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ले सकूँ। जैसे पेंडेमिक की कंडीशन थी कि जी जो भी प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं वो कॉस्टली मिल ही नहीं रही थी या कॉस्टली होते, तो लोगों का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। और जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे एक्सपोर्टर की कोशिश होती है कि भाई कंपटीशन बहुत है मार्केट में, तो मैक्सिमम चीज़ें जो है ना कंपीट
compete करना है तो इम्पोर्टर को दे दो, इसको भिजवा दो ताकि ये सेल करने की कोशिश करे और मैं मार्केट में इन रहूँ। ये ना हो कि बाकी लोग मार्केट पे कब्जा कर लें और मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे हो ही ना। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।